मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बिहार में तीनों चरणों का चुनाव जो है कि समाप्त हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे जो एग्जिट पोल है वो इशारा कुछ और कर रही है, सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। मगर इस बीच में हम आपको एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी तरीके का कोई एग्जिट पोल आया था जो बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम बना दिया था। आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि उस समय नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो आरजेडी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है और कांग्रेस जो कि महागठबंधन बनाया गया था। उसके बाद जो एग्जिट पोल आया 2015 के विधानसभा में वो आश्चर्यजनक था, क्योंकि 3/3 बहुमत लेके आया था और इसी तरीके का एग्जिट पोल बताया गया था। तो आज हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी वर्षा पंडित हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजीव उपाध्याय हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल का इशारा है वो सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है। तो वर्षा पंडित से हम जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो रही है इस एग्जिट पोल के कारण। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, क्या आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है लोग? जी बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाली है और होप की होगी, क्योंकि 15 साल अगर हम देखें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और ज़्यादा कुछ खास विकास भी नहीं हुआ है और जो सत्ता है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जानी चाहिए। तो जो रिज़ल्ट अभी अनुमानित किए जा रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी तरीके का एग्जिट पोल में रिजल्ट आया था, तो क्या आप भरोसा जता सकती हैं इस एग्जिट पोल पर? जी, जी बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जिट पोल आते हैं वो अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल आ रही है रिज़ल्ट भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो देखिए सर, जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल का साफ तौर पर जो 2015 में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया था, हो सकता है कि इस बार भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मगर ये जो सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इतनी सीट कोई भी पार्टी लेके आ सकती है, ये एक आकलन है, क्योंकि आम जनता से ही पूछ के ये सर्वे होता है। और इस विषय पे हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव उपाध्याय सर से। सर, ये बताइए, जो स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है और एग्जिट पोल का इशारा सत्ता परिवर्तन की ओर जा रहा है, मगर जो विपक्ष है, जो एनडीए में अलायंस पार्टी जो है नीतीश कुमार की, उनकी सीट घट गई है और बीजेपी की सीट बढ़ गई है। सौरभ जी, ये कहने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि जब भी किसी भी शासक और किसी भी राज्य में सत्ता को लेकर के परिवर्तन की जहाँ तक बात आती है और चुनाव जहाँ होते हैं, तो कंप्लीट उस शासक का, उस राजा का या उस राज्य के मुखिया का रोल अहम रूप में देखा जाता है कि उन्होंने क्या क्रियाकलाप की और कितने प्रतिशत उन्होंने सफलता अर्जित की अपने विकास को लेकर के। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव का एक विज़न रोजगार, तेजस्वी यादव का एक विज़न राज्य का विकास और तेजस्वी यादव का एक विज़न शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के साथ एक उन्मुखी विकास करना, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और ख़ास करके बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता ये सर्वोपरि मान चुकी है कि आने वाला शासक जो होगा वो बिहार को सही रूप में, सही धरातल पर, सही उन्मुख की ओर ले जाएगा, ताकि हर दृष्टिकोण से बिहार का विकास हो। और आपको ये कहने में कोई थोड़ी सी संकोच हमको नहीं हो रही है कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव में 200 रैलियाँ नित्यानंद राय ने किया, 200 रैली तेजस्वी यादव ने किया, 55 रैली नीतीश कुमार ने किया, वहीं नीतीश कुमार की गढ़ जो नालंदा कही जाती है, बिहार शरीफ कही जाती है, हिलसा कही जाती है, उसमें क्यों उनको जनता, वहाँ की वोटरों क्यों उनको नकारा साबित कर रही है। और बड़भोलेपन, अगर इसको बिहार की ठेठई भाषा में कहा जाए कि लबड़ई का बाजार, तो लबड़ई के बाजार में नीतीश कुमार कहीं से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये तो आप सर ये सवाल जो है कि आप दे सकते हैं, ठीक है, मगर मेरा एक सवाल ये है कि जो स्थिति है बिहार की, तेजस्वी यादव बहुत युवा हैं, अभी यंग हैं,
और जिस तरीके से अभी जो एग्जिट पोल आया है, तो अब मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि एक इतिहास रचने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि 31 साल का अभी तक कोई युवा पीढ़ी मुख्यमंत्री किसी राज्य का नहीं हुआ। अब मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि क्या उनके साथ में जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके साथ में दिखने को मिले। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट में पास करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार से कहाँ गलती हो गई, क्योंकि देखिए आप जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एग्जिट पोल में से अभी नीतीश कुमार जी की जो 2015 की विधानसभा चुनाव में 71 विधानसभा सीटों पर जीत हुई थी, और एग्जिट पोल के हिसाब से अभी 30 से 35 सीटें वो जीत रहे, तो यानी आधा जो उनका लोकप्रियता वो घटने को मिला है। कहाँ नीतीश कुमार जी से गलती हुई? नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में बहुत परिवर्तन हुए हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के माननीय विधायक से लेकर के कैबिनेट के मंत्री तक उनसे उनकी क्रियाकलाप से नाखुश हैं, वो नाराज़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार का ये कहना कि बिहार में समुद्र नहीं जिस कारण से उनको इंडस्ट्री नहीं मैं लगा सकता, आप देख लीजिए उनकी पूरी डेवलपमेंट की चार्ट को 15 सालों के उन्होंने क्या किया। जहाँ एक तरफ सबसे अहम रोल के लेकर के उन्होंने आइकन बना, और आइकन बनाया कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, कि ये लोग शराबबंदी में आइकन बने। आप देख लीजिए कि शराबबंदी कहाँ 100% सफल हुई है बिहार में। होम डिलीवरी से लेकर के आप तो एक कॉल करो शराब आपके दरवाजे पहुँच जाती है। तो ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, कहने में कोई हमको गुरेज नहीं, ये कहने में कोई मुझे परेशानी नहीं है कि बिहार की जनता 100% मान चुकी है कि नीतीश कुमार इस बात क्या आने वाले 15 सालों एक सवाल ये कर लेते हैं विफल सर, देखिए अब हम अपने दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो स्थिति है बिहार का एग्जिट पोल का स्थिति अभी सामने साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। अगर एग्जिट पोल सही होता है तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है फिर से एक बार राजद बनने जा रही है, और दूसरी जो पार्टी होने वाली है वो बीजेपी। सर तीसरी पार्टी अब में लड़ाई चल रही है, कांग्रेस या फिर जदयू। जो सेकंड पार्टी हुआ करती थी जदयू, आज वो तीसरे और चौथे के लिए लड़ाई लड़ रही जी। मैं आपको बता दूं कि तीसरी पार्टी जदयू और कांग्रेस की उन्होंने आप बात बताई, वो विपक्ष में बैठने के लायक भी जदयू नहीं रह पाएगी, जो अनुमान एग्जिट पोल के अंतर्गत आ रहे हैं और एग्जिट पोल जो बता रही है। और मैं आपको बता दूं कि राजद 100+ क्रॉस करेगा इसमें। और जहां तक कि एनडीए की सवाल है तो एनडीए को भी सही रूप में सफलता जो उसकी कही जाए उतनी जो सोची। इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है सर कि जिस तरीके से जो पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में हुआ था, उसमें 53 सीट निकाल के लेके आई थी बीजेपी। अब वही बढ़कर उनकी जो है कि 65 से 70 हो गई। ये बहुत बड़ा अचीव भी कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो सीटें हैं वो घटा है और बीजेपी का बढ़ा है। इसमें एक जिस तरीके से चिराग पासवान जो लोजपा के प्रमुख हैं, उनका भी एक स्टैंड रहा कि भाई नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, हम भाजपा के साथ में रहेंगे और भाजपा के हम हनुमान। जहाँ तक कि चिराग पासवान की एक अपनी स्टाइल है, चिराग पासवान का अपना एक स्टेटमेंट है, वनली फोकस नीतीश ही क्यों है, वनली फोकस नीतीश क्यों है, ये सबसे मार्केबल लाइन है कि आखिर भाजपा किस लेकर के चिराग पासवान को आगे करके अपने बैकफुट पर है। भाजपा की कोई भी कद्दावर नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर के आपके गृह मंत्री, यहाँ तक रक्षा मंत्री, सब आके कैंपेन कर चुके बिहार विधानसभा चुनाव। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिहार की इतिहास और बिहार की सत्ता देश और विदेश को भी अपनी ओर उन्मुख करती है और प्रभावित करती है। और ये कहने में कोई हिचकिचाहट और परेशानी नहीं हो, खास करके बिहार की पब्लिक को और बिहार के लोगों को, कि तेजस्वी यादव के पास एक अच्छा विजन है, तेजस्वी यादव के पास एक अच्छी सोच है। और ये तेजस्वी यादव अपनी विजन और अपनी सक्सेस और अपनी स्वप्न को अगर 100% सफल लाते हैं तो एक अच्छी उपलब्धि के रूप में वो गिने जाएंगे, एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में वो गिने जाएंगे बिहार के इतिहासों में। मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ इसी लाइन को कि तेजस्वी यादव के पास एक अच्छी सोच है, काम करने की सोच है, काम करने की विजन है। उन्होंने जो कहा है 10 लाख रोजगार की बात, वो समय बता देगा 10 लाख रोजगार वो कहाँ तक कितना प्रतिशत सफल दे पाते हैं लोगों को और कितना प्रतिशत नहीं दे पाते हैं। आप ऑलरेडी देखिए, जहाँ तक उन्होंने स्टूडेंट की बात की कि लोग आएंगे तो फॉर्म के लिए दिक्कतें होती है भरने में। आज फॉर्म भरो, 2 साल के बाद उनकी रिजल्ट आती है, फॉर्म भरने के बाद में भी जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं राजस्व की कितनी। आप शराबबंदी की चर्चा कर लीजिए, आप और सब डेवलपमेंट की बात कर लीजिए बिहार की,
इसमें कंप्लीट रूप से नीतीश कुमार एग्जिट पोल के अंतर्गत वो अनसक्सेस नजर आ रहे हैं और सबसे विफल मुख्यमंत्री के रूप में गिने जाएंगे। अगर राजद गठबंधन एक सवाल और आपसे कर लेते हैं। कल एक बयान आया है अश्वनी चौबे का, आपने सुना होगा, आपने समझा होगा कि अब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनेंगे। ये कहाँ तक मतलब लग रहा है कि एनडीए को भी लग रहा है या बीजेपी को लग रहा है या फिर नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब हम बिहार की सियासत यानी बिहार का मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे? इस तरीके का जो कल बयान था वो साफ तौर पर एक, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि ये मेरी आखिरी चुनाव है, उसके बाद अश्वनी चौबे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बयान आना कितना प्रभावित करता है वो समझ चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे। इस तरीके का वर्षन का यूज करना, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में अगर नीतीश कुमार जी का अगर लाइफ का सबसे टफ चुनाव 2020 का हुआ, जो अभी चुनाव खत्म हुआ है और 10 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं वो रिजल्ट क्या कुछ होगा, इस पे हम 2 मिनट के लिए अपनी सहयोगी वर्षा पंडित से बात करेंगे। जी, जहाँ तक सवाल है इस बार चुनाव का, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टफ कंपटीशन मिला है उनको और उनको मुद्दे क्या होंगे? जी। जैसे कि तेजस्वी यादव के मुद्दे थे, क्यों उन पे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ, 55 घोटाले हुए, रोजगार नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने वही कहा कि ये लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ समुद्र नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है। तो उस तरीके से तो भाई हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है। ये बस एक बहाने हैं उनको अपना अपना दिखाने का कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट ये सब बहाने। अगर किसी को कुछ करना होगा वो कैसे भी इंसान कर लेगा। आपके पास ठीक है समुद्र नहीं है, लेकिन आपके पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हाँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोई भी कारखाना या फिर जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, हाँ पलायन करते हैं, लोग रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, या फिर आज की जो युवा है जो मेन बिहार के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इवन 11th-12th क्लास से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए। जी, उन्होंने स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। एक चीज हम ये बता देना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में जो तिहाड़ी मजदूरों को परेशानी हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो सर एक चीज़ बताइए कि ये जो स्थिति थी, जो बिहार में कोरोना काल के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, उसके बाद जो माहौल बना, उन्होंने कहा कि भाई बिहार के बॉर्डर में हम एंट्री नहीं करने देंगे। जबकि पीएम जो है नीतीश कुमार मोदी कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं कराने के लिए। तो क्या ये वोटर जो है तो 35 लाख लगभग जो सरकारी आंकड़े थे जो बिहार में अभी तक आए हैं उनका इम्पैक्ट भी पड़ा है? की घोर कमी रही, जिस कारण से उन्होंने माइग्रेट लेबर को बोला कि नहीं मैं बिहार में एंट्री नहीं होने दूंगा। और ये कहने में कोई मुझे अतिशक्ति नहीं हो, कोई हमको परहेज नहीं है। नीतीश कुमार कंप्लीट उनकी मनोदशा कहा जाए या नीतीश कुमार का जो जितना जो टाइम फैक्टर रहा 15 सालों का, वो सिर्फ बड़बोलेपन में गया और लड़बड़ाई में सिर्फ गया, अगर बिहारी ठेठ भाषा में इसको कहा जाए। अभी आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार सेंट्रल की जहाँ तक बात होती है कि सेंट्रल में इनको भेजा जाएगा, तो स्वाभाविक है जो भी भाजपा के कद्दावर नेता यहाँ पे रहे हैं, जो डिफेम हुए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में न रह करके सेंट्रल में रहेंगे और सेंट्रल में रह करके वहीं से अपना संभालेंगे। लेकिन जो चुनाव परिणाम, जो रुझान, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके अनुमान यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखिए, इस चर्चा के लिए हमारे दोनों सहयोगी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये एग्जिट पोल जो है ये बदलाव का एक उदाहरण है। अब 10 तारीख को जब किस्मत का पिटारा खुलेगा तो पता चल जाएगा कि बिहार का असली किंग मेकर कौन है और बिहार पिछले 5 साल किसके नेतृत्व में अपना विकास करने जा रहा है। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे LR भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।